फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के साथ लोक मंथन भाग्यनगर 2024 के चौथे एडिशन के इफ्तिताही प्रोग्राम के इजलास में शिरकत की, जिसमें हिंदुस्तानिता के जौहर को मनाया जाता है, जो शिल्पा कला वेदिका हैदराबाद में मुनक्किद किया गया, जो कि हिंदुस्तान की नाकाबिले तर्दीद रूह है। आदिलाबाद म्यूनिसिपल के साबिक वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे घर घर सर्वे करने वाले फील्ड स्टाफ और एनुमरेटर्स को सिर्फ उन्हीं सवालात के जवाब देना है जो वो पूछेंगे और उन्हें BC पसमानदा तबकात की तस्दीक के लिए कोई दस्तावेजात फराहम करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मजीद कहा है कि सर्वे के बारे में कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और इस हवाले से वजाहत हासिल करने के लिए जब उन्होंने जिले कलेक्टर से मुलाकात की तो उन्होंने मुतल्लिका स्टाफ को मुनासिब हिदायत देते हुए जरूरी अहकाम जारी किए। ज़हीर रमज़ानी ने वाज़ेह किया है कि BC सर्टिफिकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं और सर्वे के फॉर्म में जो मालूमात फराहम की गई हैं उसी के मुताबिक तफसीलात दी जानी चाहिए। गरीब वेटरों पर जुल्म किया जा रहा। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद में पुराने शहर के इलाके बंडलागुड़ा मेन रोड चंद्रायन गुट्टा में मौजूद सवेरा होटल में छोटी सी बात को लेकर गरीब वेटरों को कस्टमर्स ने बेरहमी से मारा पीटा। इस वाक़े का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बादजा इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत कर दी गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। साबिक रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि लागाचर्ला वाक़े में 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 3 FIR दर्ज की गई हैं। हाई कोर्ट के जज ने सरकारी वकील से सवाल किया कि एक ही वाक़े में 3 FIR कैसे दर्ज की जा सकती हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के जज ने हुकूमती वकील से कहा कि वो पुलिस से तफसीलात जमा करके अदालत में पेश करे। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। साबिक रुकन असम्बली चिट्टियम राम मोहन रेड्डी ने मिगनूर गवर्नमेंट स्कूल के तलबा से मुलाकात की। तलबा ने चिट्टियम राम मोहन रेड्डी से शिकायत की कि वो दोपहर के खाने में कीड़े निकलने की वजह से नहीं खा पा रहे हैं और उन्हें भूख लग रही है। चिट्टियम राम मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया जो तलबा को चावल लाकर खिलाते थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और हकीम पेट के मकीनों की शिकायत के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इलाके का दौरा किया और हकीम पेट में मस्जिद उमर फारूक और सरकारी स्कूल के करीब इलाकों का मुआयना किया, जहाँ HMDA ने हदूद तय करने का काम शुरू किया है। इसकी वजह से रिहायशी इलाकों और मस्जिद उमर फारूक तक रसाई फराहम करने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। इंस्पेक्शन में बात बोला पन रहे पसमानदा तबकात की हैसियत जानने के लिए BC कमीशन हफ्ता 23 को अवामी समात कर रही डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर E वेंकटचारी ने तजवीज़ पेश की कि प्रोग्राम को मरबूत और कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में BC कमीशन के ज़ेर एहतमाम हेल्प डेस्क, रजिस्ट्रेशन, सेक्रेटरियल तौसीक और नोटरी डेस्क टीमों के साथ मुनक़्क़दा मीटिंग में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ टीमों के जरिए किए जाने वाले कामों की हिदायत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पब्लिक
पब्लिक इंक्वायरी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ टीमें अपने फ़राइज़ बखूबी निभाएं और प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। टीम लीडर्स को चाहिए कि वो अपने तफवीज़ करदा अमले के साथ हम आहंगी के साथ काम करें और उनको तफवीज़ करदा फ़राइज़ को बगैर किसी गलती के सही तरीके से अंजाम दें। ये तजवीज़ है कि अवामी समात के पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाए। इस मीटिंग में BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जी आसना, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर अनंतम, DPRO अब्दुल कलीम, कलेक्ट्रेट AO सदानंदम, BC के असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर्स P नरसिम्हो, SHOs, नायब तहसीलदारों और दीगर ने शिरकत की। पुराने चालानात अदा करोगे तो लाइसेंस और गाड़ी मिलेगी। पेंडिंग चालानों पर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने बाइक सवार की गाड़ी और लाइसेंस दोनों रख लिया। ये वाकया हैदराबाद के पुराने शहर में सालारजंग पुल के पास पेश आया, जहां एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने शख्स की गाड़ी रोकी, उसे लाइसेंस दिखाने को कहा। शख्स ने लाइसेंस दिखाया। शख्स की गाड़ी पर पेंडिंग चालानात थे तो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने शख्स की गाड़ी और लाइसेंस दोनों को रख लिया और उस शख्स को पेंडिंग चालानात अदा करके गाड़ी और लाइसेंस ले जाने को कहा। उस शख्स ने अपना लाइसेंस ट्रैफिक कांस्टेबल से मांगा, पर ट्रैफिक कांस्टेबल ने उस शख्स को लाइसेंस देने से मना कर दिया। नहीं तो दे रहे नहीं उन्होंने, चालान मार दिया सब करे, लाइसेंस तो देना ना मेरा। गाड़ी पे के चालाना बने तो दे तू। लाइसेंस तो दे देना ना। गाड़ी पे के चालाना बने। आपको नहीं मालूम रहा है ना, थोड़ा रूल सीख लो उसके बाद आओ तुम डिपार्टमेंट में। सीख लो पहले, गाड़ी पे दो सर चालान पे से कर ज्यादा देता हूँ चालाना सर, नहीं। रियली में पे कर देता हूँ। आप पे करके देना, जब तक पे न करे। अरे बराबर करते बोल रहे ना जी, ओवर बात ही नहीं कर सकते आप सिटीजन से। आप पब्लिक के सर्वेंट है आप। हाँ, पब्लिक के सर्वेंट के साथ हाँ, बात नहीं कर सकते। चालान के ऊपर ज्यादा अगर आप चलाएंगे तो जुर्म है। आपको ये भी चीज आपका बैच का है? चाहिए। आपका बैच नहीं, आप ड्यूटी पे है ना, आप ड्यूटी पे है। आप क्या भी बोलो, बोलो इधर देखो, आपका बैच का है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर इधर इधर। हाँ, देखो चलो देखो, आप टच कर सक रहे? यहाँ है, देखो 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 इधर, यहाँ देखो, इधर देखो। अच्छा अब यहाँ है, देखो। अच्छा, ये ये सोचो सेवा पे जाके चालाना बन गया। ये पहले आप जाओ, जाओ अब भी बढ़ता हूँ जी, खड़ी जगह बढ़ता हूँ, चालाना तुम्हारे तुम्हारे चालाना खड़ी जगह बनता हूँ मैं, मीसेवा जाने की भी जरूरत नहीं है। चालाना बनते बोले तो समझे ना? बात ही नहीं होती थी। नहीं मगर तुम लोग जो बिहेवियर कर रहे हैं ना पब्लिक के साथ, बहुत गलत कर रहे हैं। जाके ये पहले आप जाके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इमलीबन बस डिपो से मैं घर के तरफ वापस आ रहा था। जैसे ही सालारजंग विलेज मैंने क्रॉस किया, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उसमें से ये जो जवान वीडियो में इन्होंने बोला कि साइड में लेने का इशारा किया, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और गाड़ी साइड में लगाया। तो आके बोले कि ड्राइविंग लाइसेंस। इनको मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपना निकाल कर दिया, तो वो उनके टैब में जो है सो गाड़ी का नंबर पंच किया, बोला कि जो है सो इस पे पुराने चालान से। मैंने बोला ठीक है, वो पे कर देता हूँ मैं। तो बोले अभी भी आप विदाउट हेलमेट है, उसका भी मैं चालान लगाता हूँ। मैंने बोला देखिए, अगर कंसिडर हो सकता है तो छोड़ दीजिए, जो भी पुराने चालान से वो क्लियर कर लेंगे। तो बोले नहीं नहीं, अभी विदाउट हेलमेट है वो भी लगेगा। मैंने बोला ठीक है। तो लाइसेंस लिया, लाइसेंस नंबर डाला और गाड़ी नंबर डाला, चालान जनरेट कर दिया। तो उन्होंने दी है, लाइए मेरा लाइसेंस दी है। तो उसके बाद में ऑल ऑफ सडन उन्होंने क्या किया, चाबी भी निकाल लिया बाइक का और बोले कि जाओ। आप देख रहे होंगे वीडियो में उनका बिहेवियर, ये नहीं मिलता। एक्चुअली इससे पहले भी ऐसे 2 बार हो चुका था। आज वीडियो लिया मैं उसी वजह से कि ये लोग का तो दिन पे दिन बिहेवियर पब्लिक के साथ में हो रहा है। मैंने जबकि उनको बोल रहा हूँ भाई मैं मीडिया से हूँ, ठीक है, उसके बावजूद इनका ये रवैया है कि वो कुछ भी है क्या भी है, जाओ पहले मी सेवा में चालान भरो, उसके बाद में आओ, जब मिलेंगी ये चाबी और लाइसेंस। मैं बोला लाइसेंस तो आप रख ही नहीं सकते, ना चाबी ले सकते ना लाइसेंस, आपको चालान जनरेट करना है, जो कि आपने कर दिया है। और मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं दूंगा, इवन मैं जो है सो आपको पुराने चालान भी क्लियर करने के लिए बताया, वो भी करूंगा मैं। तो मेरी अपने हायर्स से जो है सो रिक्वेस्ट है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले,
जो कि ना कि सिर्फ एक मतलब जो है सो कॉमन सिटीजन तो दूर की बात है, मीडिया पर्सन होने बोलने के बावजूद इनको कोई जो है सो वो नहीं हो रहा है। जो बात करने का अंदाज है ये तो फिर वो ड्यूटी पे है, पुलिस यूनिफॉर्म है, आप पोलाइटली बात कर सकते हैं, जबकि आगे वाले आपको बता रहे हैं भाई मैं मीडिया से हूं, उसके बावजूद उनको कोई चीज का वो नहीं रहा। ये तो मतलब सीधी सी बात ऐसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के आप जो है सो गुंडागर्दी करने वाली बात हो गई। और साथ में और एक उनका जवान था जहां पे उन्होंने मेरा लाइसेंस ले के दिया, वो चालान जो है सो कलेक्शन कर रहे थे। मैंने उनसे जब पूछा कि आपका बैच कहाँ है, बैच नहीं है, आप ड्यूटी पे है ना, तो वो अपना सीना आगे करके बताते हैं, जहाँ पे बैच लगा होता है वो जगह बताते बोलते हैं कि ये है मेरा बैच, ये है, जबकि वहां पे कोई बैच ही नहीं है। तो सरासर ये तो जो है सो पब्लिक के ऊपर वो कर रहे हैं। तो अब ये वीडियो बनाने और ये मीडिया में डालने का मतलब ही ये है कि हमारे कमिश्नर साहब से और एरिया एसीपी डीसीपी साहब से कि ये लोग के ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। ये किसी और जब मीडिया पर्सन्स के साथ ऐसे हो रहा है तो जनरल जो पब्लिक है उनके साथ में ये क्या करते होंगे। वहां पे जो एसआई थे वो फिर भी ठीक थे, जब मैंने उनको बताया सर ऐसी की बात है, मैं बता रहा हूं कि मैं पे कर दूंगा, तो इनको किसने राइट दिया कि मेरा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के की कैसे निकालते हैं। मैं कोई मतलब जो है सो भाग तो नहीं रहा था ना, गाड़ी तो रोक दिया मैंने, आपने जैसे बोला मैंने साइड लिया और गाड़ी रोक दिया, निकाल के वैलेट में से मैंने अपना जो है सो ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया। उसके बाद में इनका बर्ताव देखिए आप इस वीडियो में, ऐसे लग रहा है कि वो जो है सो डायरेक्टली मतलब लड़ना चाह रहे हैं। अगर मेरी जगह वहां पे कोई होता है दूसरा बंदा और वो कुछ बोल देता है तो, और उसमें से ये जिसने बैच नहीं लगाया जवान ने, उन्होंने थोड़ा सा मेरे को पुश भी किया। आप वीडियो में सुन सकते हैं कि आपने टच कैसे किया मुझे, मैंने उनको बोला, उसके बाद में वो खामोश ठहर गया। तो अगेन मेरा आप लोग से सारे हायर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है, ये लोग के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिया जाए। थैंक यू। एपीसीसी चीफ वाईएस शर्मिला रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि मैं नहीं जानती कि प्रभास कौन है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रभास को अभी तक नहीं देखा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ। देखिए एपीसीसी चीफ वाईएस शर्मिला रेड्डी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। జరిగింది నా మీద తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతుంది అని ఏ రోజైతే కేసు పెట్టానో ఆ రోజే నేను ప్రభాస్ అన్న వ్యక్తిని ఇంతవరకు చూడలేదు అని చెప్పాను। ఈ రోజుటికి కూడా నాకు ప్రభాస్ అంటే ఎవడో తెలియదు, ఈ రోజుటికి కూడా చెప్తున్నా। ఆ రోజు ప్రమాణం చేశాను నా బిడ్డల మీద నాకు సంబంధం లేదు ఆయనతో అని, ఈ రోజు మళ్ళీ చేయడానికి కూడా చెప్తున్నా నాకు సంబంధం లేదు ఆయనతో, నా బిడ్డల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का बेसब्री से इंतजार करने वाले शायकीन के लिए खुशखबरी है। अगले 3 आईपीएल सीजन की तारीखों का एक साथ ऐलान किया गया है। इस हवाले से बीसीसीआई की मालूमात पर मबनी खबरें कौमी मीडिया में गर्दिश कर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2025 का आगाज 14 मार्च से हो रहा है और 25 मई को खत्म होगा। आईपीएल 2026 का आगाज 15 मार्च से होगा और 31 मई को खत्म होगा, जबकि आईपीएल 2027 का आगाज 14 मार्च से होगा और 30 मई को इख्तिताम पजीर होगा। बीसीसीआई ने इन तारीखों के बारे में आईपीएल फ्रेंचाइज को मतला कर दिया है, लेकिन अभी तक इस पर बीसीसीआई की जानिब से कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ। आईपीएल 2025 के आगाज से पहले 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के शहर जिद्दा में मेगा नीलामी होगी। इस नीलामी में नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ
सीनियर खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इस बार नीलामी में मजमूई तौर पर 574 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 318 इंडियन गैर तजुर्बेकार खिलाड़ी और 12 गैर मुल्की गैर तजुर्बेकार खिलाड़ी शामिल हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में 366 भारतीय और 208 गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। फ्रेंचाइज नीलामी में 204 खिलाड़ियों को मुंतखब करेगी, जिनमें 70 गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा। ये नीलामी नौजवान खिलाड़ियों के लिए अहम साबित होगी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ बढ़ाने की वजह से सार्फिन खो रहे। जुलाई में कॉल और डेटा चार्जेस में 10 से 27% इजाफा करने के बाद इन कंपनियों ने सितंबर तक 1 करोड़ से ज्यादा सार्फिन गंवा दिए। रिलायंस जियो 79,69,000 सार्फिन कम हो गए। भारतीय एयरटेल 14,34,000 सार्फिन कम हो गए। वोडाफोन आइडिया 15,53,000 सार्फिन खो दिए। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 8,05,000 नए सार्फिन हासिल किए और इसके कुल सार्फिन 9 करोड़ 18 लाख हो गए हैं। मजमूई सार्फिन रिलायंस जियो 46 करोड़ 37 लाख और भारतीय एयरटेल 38 करोड़ 34 लाख, वोडाफोन आइडिया 21 करोड़ 24 लाख। ज्यादा चार्जेस की वजह से लोग BSNL को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि ये कम कीमत में अच्छी खिदमत फराहम कर रही। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.